अदिति अभी भी लकी की ओर ही देखे जा रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लकी के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो। इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग में से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपनी स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान ही गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फ़ोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी। अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो। हाँ हाँ, आपको हर टाइम इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप मज़े से कहीं बाहर घूम कर आओ और अब मुझे तभी फ़ोन करना जब आपके जीवन में प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम आए। ठीक है, भूमिका ने कहा फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हुआ? अदिति ने भूमिका के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन। तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ तो इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है। तुम्हारी कजिन तो काफ़ी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कोई जॉब कर लेनी चाहिए। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो दिक्कत नहीं है, उसे अभी भी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले, लेकिन एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज़ देखे ही है, वो सुंदर है लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले, भूमिका ने कहा और फिर आगे की बात कहने से पहले उसने लकी को घूरा और बोली, अब वो ऐसे किसी फटीचर से तो शादी नहीं कर सकती ना। जैसे ही उसने यह बात कही, बाहर किसी कार का हॉर्न बजने की आवाज़ आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गई। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेराते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। ईशान भाई तो तभी से कार चला रहे हैं जब से वो सेकंड ईयर में थे। वैसे ईशान भाई ये कितने की पड़ी? एक दूसरे लड़के ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, यह कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सिर्फ तभी तक चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी, तो अदिति और लकी ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? अदिति ने लकी से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। काफ़ी अमीर परिवार से है। विक्रांत से 10 गुना ज़्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लकी ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा। ईशान, हमें एक बार अपनी नई गाड़ी में ज़रा रजौरी गार्डन तक घुमाकर तो लाओ। हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसियाकर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें से एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी घुमा आते हैं तुम्हें रजौरी। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से यह बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए थे। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से और एक पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से भी नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमाकर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन 2 सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला,
कैप्टन आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयरलीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी तो यहीं पर है। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना आज हम दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर ले। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा सा इधर उधर घुमाकर लाता हूं और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे तब भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतने धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आजा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं। चल जल्दी आ, भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लकी को भी बुला लेते हैं, अदिति ने लकी की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लकी इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर यह सब तेल थे तो लकी पानी था। लकी हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पसंद क्या चार्जेस है? अगर उसे पैसा देना पड़ गया तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लकी के ऊपर फप्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं उसने वो जगहें अपनी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ चलने में तो हमें ही शर्म आ जाएगी, इसलिए बेटे यही है कि तुम उससे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो। और एक लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे बास्केटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयरलीडर्स की टीम, वो लोग लकी का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लकी का उनके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों की बातों को सुनकर ही समझ गई थी कि बाकी के लोग लकी से कितनी नफरत करते थे, और अगर ऐसे में वो लकी को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लकी खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े हुए थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई लेकिन लकी वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा। हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कहीं कुछ छूट ना जाए, भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नज़रें पीछे लकी पर ही चिपकी रह गई। लकी ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन के दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लकी सर, रुस्तम दांगी का अभी फ़ोन आया था, उसने कहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है, लकी ने कहा और फिर अपना फ़ोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फ़ोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेटकर लकी जॉगिंग करने लगा था तब उसके फ़ोन पर अमित का फ़ोन आया। अमित की आवाज़ से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई तू कहाँ है? मैं तुझे कैसे बताऊं क्या हो गया? अमित ने कहा। मैं ग्राउंड पर हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है, लकी ने अमित को और एक झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसने उधर से कहा। अरे भाई, तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है, अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बताना तुझे कैसे पता चला? मुझे तेरी आवाज़ से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता, लकी ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ये बात भी सही है, चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा, कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी से आ जा, अमित ने कहा। लकी दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा। नहीं तुम लोग मज़े करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई ऐसे मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आ जाना यार। देख अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं गर्वित और प्रीतम तेरे भाई है। आज से दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर आना भी बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता अमित ने फ़ोन काट दिया।
लकी असमंजस में फंस गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए और इसीलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फ़ोन करने लगा, लेकिन अमित ने उसका फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर के बाद ही उसके फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लकी ने उसका यह मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गया। लकी मैदान में खड़ा इसी उहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर उसे कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए जाना चाहिए था या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लकी ही था, लेकिन वो अपने मुंह से उसे ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फ़ोन देखा, उस पर अमित का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लकी ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल की कुछ एक दोस्त और थी जो वहां नजर आ रही थी। वहीं अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका और एक दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। जैसे ही लकी वहां पर पहुंचा उसने सबसे पहले कोयल को ही देखा। इधर कोयल जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लकी को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लकी ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लकी के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लकी का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लकी कोयल की नज़रों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहाँ से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? कोयल की बातें सुनकर लकी का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसने लकी से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है और तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लकी को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर से अपने दोस्तों के साथ बातें करने में जुट गई। लकी वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी उन बातों की वजह से अब उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लकी के कानों में बोला, अरे तू उसकी बात का बुरा मत मान यार, चल तेरा भाई आज बहुत खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, आजा, अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लकी भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया। उधर जैसे ही लकी वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर से उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नज़रों को दूर कर लिया था ताकि उसे ज़रा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल, ये लड़का कौन है और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लकी की ओर टेढ़ी नज़रों से देखा और पूछा। बाकी के लोग, जो लकी के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसी ही सवालिया नज़रों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नज़रें उसकी ओर ही घूम गई थी, तो उसने लकी के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए एक बैंक में गए। पता है कौन से बैंक में? न्यू सिटी बैंक में। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लकी का हुलिया देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह आदमी न्यू सिटी बैंक में भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहां जाकर यह मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने कहा, ठीक है, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ ही था कि वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई थी। वो बार बार लकी को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे और बाकी के लोग, जैसे अमित और रोशनी, इन लोगों को सच पता था, इसलिए ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था और इस दौरान लकी सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्तों की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस में आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ लेकिन कोयल, एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि तेरी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी। यार, लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। एक लड़के ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है।
क्रांति रायज़ादा कितना पावरफुल आदमी है इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे हुए नहीं है। एक बार अगर वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को गायब करवा दे और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, यह मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। एक और लड़के ने कहा। हाँ, हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो, एक और लड़के ने कहा। कोयल उन सब लोगों की बातों को सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को उस तरह देख ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे क्रांति रायज़ादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो ज़ीरो है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि यह उन्होंने किया या नहीं, तो चलो मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फ़ोन का स्पीकर भी चालू कर दिया ताकि वो जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी के दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे जाने के बाद ही उसके पापा ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही कोयल ने उनसे सीधा सवाल पूछते हुए कहा, पापा आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? ये कहते ही कोयल को एहसास हुआ कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो गलत थी। लकी उसे इस सस्पेंस में फंसा देख खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने उसे जब फ़ोन किया था तो फ़ोन पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझना चाहिए था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो क्रांति रायज़ादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसी किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो और बाद में याद आ गया हो और उसी ने उनकी मदद कर दी हो। जब कोयल अपने ही मन में ये सब ख्याली पुलाव पका ही रही थी तब उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल मैं कहाँ से किसी मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं ये क्यों कहता कि जाओ तुम्हें रात मोहित के ही साथ बितानी पड़ेगी। हाँ माना कि मैंने गुस्से में वो सब कहा था लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके पिता ने कहा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी यह बात ना सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। लकी ने अपनी नज़र नीचे कर ली थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों की बातों को सुन रहे थे तो ऐसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे? वो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे? कोयल का चेहरे की सारी चमक मानो उड़ गई थी और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने ही पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने इधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए कहता ही क्यों? इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा प्लीज़ आप बार बार यह बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तब भी आपने यही बोला था। अब मैं कोने में आ गई तो भी आप यही बोल रहे हो। पापा क्यों मेरी इज्जत की वोट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त यह सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी है? माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मुझे मालूम होता भी कैसे? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फ़ोन का लाउडस्पीकर बंद करके रखती। उसके पिता ने उसे उस ओर से उल्टा झाड़ते हुए कहा, अरे पापा ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल यह मान भी रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी से बोलकर इस मैटर को सॉल्व करवाया था, लेकिन अब क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने ही वाला था। अरे कोयल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मसले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने, कोयल ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फ़ोन किया ही था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही यह काम हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उससे ये भी कहना कि मैं उसका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूँगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय, कोयल ने कहा। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी।
लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे? जब वो अपनी बेटी को बचा ही नहीं सकते थे तो सुना भी नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फ़ोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको, मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ ज़रूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उसी शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी तो सब लोग उस चीज़ के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतना जल्दी? इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उनके चेहरों को देख रही थी और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई थी। इन सब में अगर कोयल के सबसे करीब कोई था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से यह सवाल सुना उसके होश उड़ गए। इधर लकी भी उसका ये बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसने ना में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट ही नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नज़र दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था और मानसी ने जवाब में कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी इस मैटर में मदद कर पाने की सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने फ़ोन निकाल कर कुछ लोगों को फ़ोन तो ज़रूर किए थे, लेकिन मैं तो उन्हें फ़ोन करने से पहले ही यह जानती थी कि उसने बात करने का कोई फ़ायदा था ही नहीं। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फ़ोन कर लिया था। कोयल को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा और इससे पहले कि वो रोशनी से वही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे घरवालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायजादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता, तो फिर एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा? रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो क्या आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। इधर लकी भी उससे नज़र बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मगन था। वो कोयल के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी? और क्या लकी उस सवाल का सच जवाब देगा? कोयल जब बारी बारी से सब लोगों से पूछ चुकी थी कि आखिर उसकी मदद किसने की थी, तो अब आखिर में उसकी नज़र लकी पर जाकर टिक गई थी। वैसे तो उसे लकी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि उसने सब लोगों से पूछ लिया था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो लकी से भी पूछ ही ले। उसने लकी की ओर देखा और लकी ने भी एक पल उसकी ओर देखकर अपनी नज़र नीची कर ली। अगर वो उससे पूछ भी लेती तो भी लकी का मन नहीं था कि वो अपने मुंह से कुछ बताए। लकी से नज़र हटाते ही कोयल ने अपने आप से कहा, तो फिर वो है कौन जिसने मेरी मदद की? इतना कहते ही कोयल के कंधे झुक गए थे और उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे जाकर थैंक यू बोले। थोड़ी देर की इस दिमागी उथल पुथल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक नाम आया, प्रशांत। उसका नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में चमक आ गई थी और उसके कंधे फिर से सीधे हो गए थे। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि सिवाय प्रशांत के उसके बाकी सारे दोस्त तो यहीं मौजूद थे। तो इसका मतलब साफ था कि प्रशांत ने ही उसकी मदद की थी, और साथ ही उसे ये भी याद था कि उसने प्रशांत को फ़ोन भी किया था। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फ़ोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल किया। क्या सच में प्रशांत ने ही ये किया? लेकिन उसकी फैमिली का चेतन मित्तल से क्या कांटेक्ट होगा? जब कोयल अपने मन में इन्हीं सब सवालों के साथ जूझ रही थी, तभी उधर प्रशांत ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक है? प्रशांत ने उधर से भारी सी आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा प्रशांत, एक बात बताओ, क्या मोहित का मैटर सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की? कोयल ने सीधा सवाल किया और अपनी टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखने लगी। मम देखो, जब तुमने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था।
मैंने पापा को पूरा केस बताया तो पापा ने बोला कि वो और चेतन मित्तल एक ही क्लास में पढ़ते थे और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो वो इनसे बात करके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी पापा से इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, प्रशांत ने कहा। उसे लग रहा था कि कोयल उसे दोबारा फ़ोन नहीं करेगी, लेकिन अब उसका फ़ोन आ गया तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि उसने कोयल के मैटर में अपने पिता से बात नहीं की थी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैटर तो सॉल्व हो गया है, कोयल ने चहकते हुए कहा और आगे बोली। और मुझे पता है कि यह हुआ भी किसकी वजह से है। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते तो ये कभी नहीं हो पाता। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि कोई चेतन मित्तल जी से मिलने के लिए गया था। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ही होंगे। इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच, कोयल ने भरे हुए गले से कहा। चलो, अगर मैटर सॉल्व हो गया तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और इसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, प्रशांत ने कहा। अरे कैसे नहीं किया, जो भी किया वो तुमने ही तो किया। तुम खुद भी यह बात अच्छे से जानते हो कि लायन ग्रुप कितना पावरफुल ग्रुप है। अब अगर वो खुद मेरे पापा से माफ़ी मांगने के लिए आ गया है तो इसका मतलब चेतन मित्तल कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। जब वो खुद चेतन मित्तल के सामने नहीं टिक सकते तो मेरे पापा और हमारी छोटी सी कंपनी की क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलना तो बनता है, कोयल ने कहा। अचानक से उसकी आंखों में वो डर फिर से उभर आया था जो दोपहर में उसे महसूस हो रहा था। अगर प्रशांत नहीं होता तो मोहित और उसके पिता ना जाने कोयल के साथ क्या कर बैठते। इसलिए वो प्रशांत और उसके पापा का दिल से शुक्रिया कह रही थी। उसकी आंखें फ़ोन पर बात करते करते भर आई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो, प्रशांत ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। यहाँ हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट भी दूंगी, कोयल ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रशांत ने भी उसके ऑफर पर हाँ कर दी और उसकी हाँ सुनते ही कोयल का मन और ज़्यादा खुश हो गया। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपकती है। इधर फ़ोन रखने के बाद प्रशांत भी अपने आप को शीशे में निहार रहा था। कोयल की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। लायन ग्रुप को मात देना इतने छोटे से लड़के के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और वो जानता था कि वो इस किस्से को सुनाकर अपने दोस्तों से कितनी वाहवाही लूट सकता था। ढेर सारी लड़कियां उस पर मर सकती थी और उसके दुश्मन उससे नज़र मिलाने की भी हिम्मत खो देने वाले थे। इधर जब कोयल के मुंह से बाकी के लोगों ने चेतन मित्तल का नाम सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। वो प्रशांत को जानते तो नहीं थे, लेकिन वो समझ गए थे कि अगर उसके पिता की दोस्ती चेतन मित्तल के साथ में थी तो वो ज़रूर कोई बड़ा आदमी ही था। कोयल का कोई इतना अच्छा दोस्त भी था, इस बात की जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं थी और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चला उनका कोयल से जल जाना लाजमी था। उधर प्रशांत भी उसके दोस्तों के चेहरे देखने को बेताब था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग की जीन्स पहन ली थी। उसके नीचे उसने अपने पसंदीदा लेदर के जूते पहने और फिर एक बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर घर से बाहर आ गया था। अपनी बुलेट पर बैठने के लगभग 20 मिनट बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह पर से खड़ी भी हो गई। उधर प्रशांत ने भी कोयल की ओर देखकर हाथ हिलाया और फिर उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखने लगा। उनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों को ऐसे सुलगता हुआ देख उसे और भी सुकून मिल रहा था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसका कॉलेज दूसरा था। प्रशांत की लंबाई लगभग 6 फीट की थी। उसका बदन हल्का सा भरा हुआ और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गर्मी की वजह से हल्का सा पसीना जम गया था। प्रशांत, कोयल जितनी खुशी के साथ हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली और फिर उसके गले लग गई। इसके बाद उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 सारा शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में ना सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफली बाहर भी निकाला। मैं सच बता रही हूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी इस चीज़ को अपनी लाइफ में भूलेंगे और ट्रस्ट में वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें ज़रूरत लगे तुम्हारी फ्रेंड तुमसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, कोयल ने हंसते हुए कहा और उसके हाथ को अपने हाथों में हल्के से दबा दिया। लकी ने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे इस विडंबना पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी हंसी बहुत से लोगों के दिल पर छुरी का काम कर सकती है। इसलिए वो चुप रहा और अपनी प्लेट पर ध्यान देने लगा। उधर जैसे ही कोयल ने प्रशांत का हाथ दबाया तो प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखने लगा। अब की बार उसने कोयल का हाथ थामा और चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कोयल की आंखों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोयल बस करो, और कितनी बार थैंक यू बोलोगी।
मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर जब बात तुम्हारी थी तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को उसकी इस बात पर शर्म आ गई। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्मा कर नीचे की ओर देखने लगी। इसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसे अपने साथ टेबल पर ले आई। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। प्रशांत का ऑरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी थी सिवाय लकी के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर से अपनी प्लेट की ओर देखने लगा। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। कोयल को पहले ही लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फट पड़ने के लिए तैयार ही हो गई थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। वो प्रशांत के सामने अपना वैसा रूप दिखाकर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। अरे आप सब लोग मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ। आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज़, प्रशांत ने भी मिलती हुई इज्जत के सामने कुछ ज़्यादा ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा। लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी। एक तरफ वो था जिसे अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ ये था जो दूसरे की शादी में खुद दूल्हा बना घूम रहा था। जैसे ही प्रशांत ने ये कहा बाकी सभी लोग बैठ गए। उसकी बात सुनकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई बड़ा आदमी था। आओ तुम मेरे साथ बैठो, कोयल ने फिर से प्रशांत का हाथ पकड़ने का एक बहाना ढूंढते हुए कहा और उसे अपने साथ अपने वाले स्टूल पर ले गई। वैसे तो वो स्टूल दो लोगों के हिसाब से ही बना था, लेकिन क्योंकि प्रशांत काफ़ी हट्टा कट्टा और बड़े से डील डॉल वाला आदमी था इसलिए उस एक स्टूल पर सिर्फ वही बैठ सकता था। अब उसके बैठ जाने के बाद कोयल के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको, रोशनी ने कहा और सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे। सब लोग पहले ही काफ़ी चिपक कर बैठे हुए थे इसलिए उनके खिसकने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब कोयल और प्रशांत को काफ़ी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। इस बीच लकी चुपचाप अपना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो लकी का शिकार करने के लिए तैयार हो गई थी और इसलिए उसने लकी की ओर देखते हुए कहा, लकी। जैसे ही लकी ने कोयल के मुंह से अपना नाम सुना वो समझ गया था कि क्या आने वाला था। उसने जैसे ही अपनी नज़र उठाई तो उसने देखा कि कोयल उसे घिन भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों को देखकर लकी ने पहले ही अपना कांटा रोक लिया था। वो कोयल का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। इधर अमित और रोशनी भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और इससे पहले कि रोशनी कोयल से कुछ कह पाती कोयल ने लकी से कहा, मेरे हिसाब से तो अब तुम फ्री हो गए हो ना? वैसे भी तुम इनवाइटेड तो थे ही नहीं और उसके बाद भी तुम काफ़ी कुछ खा चुके हो। फिर भी अगर तुम्हें और भूख हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा देती हूँ। तुम अपने रूम पर जाओ और वहाँ जाकर आराम से खा लेना। कोयल की बातें तो बहुत कड़वी थी, लेकिन वो इतना मुस्कुराकर यह सब कह रही थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो लकी की बेइज्जती कर रही थी। रोशनी और अमित को बुरा तो बहुत लग रहा था लेकिन वो भी इस सब में कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग जो अभी तक हंस रहे थे बोल रहे थे वो भी लकी को देखकर खामोश हो गए थे। कोयल की ऐसी बात सुनकर लकी की चेहरा उतर गया था। उसे लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया था। उसे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इस लड़की की मदद की ही क्यों थी। वो चाहता तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पूरे खेल को अपनी सिर्फ एक चाल से पलट सकता था, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता था। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिन्हें लकी अभी जीकर आ रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्से के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना कांटा प्लेट पर रखकर टिश्यू से अपने हाथ पोंछकर वहां से उठकर बाहर जाने लगा। लकी के लिए ये किसी जहर के घूंट से कम नहीं था। भले ही कोयल उसकी कुछ लगती नहीं थी लेकिन उसकी बोली उसके दिल में अभी भी चुभ रही थी। लेकिन इसमें गलती कोयल की भी नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। आदमी की वैल्यू नहीं है, उसके कपड़ों की है। लकी को अपने परिवार के बड़े लोगों की कही एक एक बात याद आ रही थी और उन्हीं के कहे के हिसाब से वो इतना रईस होने के बाद भी इतनी सादगी का जीवन बिता रहा था। लकी रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे लेकिन उन तारों को देखकर लकी और उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी की पास की चौपाटी से होते हुए जब लकी गुजर रहा था तो उसने देखा कि ढेर सारे लकड़े और लड़कियां वहां खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूरी पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था जहां से अक्सर लकी और डिम्पल पानी पूरी खाया करते थे। लकी ने जब उसे देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। वहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से पानी पूरी खिला रहा था। लकी ने उन दोनों को देखा तो उसे अपनी और डिम्पल की याद आ गई। वो भी उसी जगह पर उसी तरह से खड़ा होकर डिम्पल को पानी पूरी खिलाया करता था। उस ठेले को देखकर उसका दिल भारी हो आया था। उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी ही खाई जाए।
लाओ भैया एक प्लेट देना, लकी ने कहा। उसकी आवाज़ से वो उदासी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे लकी भैया, आज अकेले अकेले, भाभी कहाँ है? उस पानी पूरी वाले ने लकी की ओर देखकर पूछा। ये बात सुनकर लकी का मुंह और उतर गया। उससे इस बात का कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। पानी पूरी वाला भी समझ गया था कि उसने गलत तार छेड़ दिया था। उसने एक पूरी बनाई और लकी के दोने में रख दी। लकी ने उसे उठाया और अपने होंठों तक लेकर आया ही था कि वापस रखकर प्लेट फेंक दिया। अरे लकी भैया क्या हुआ? मच्छर गिर गया क्या? पानी पूरी वाले ने पूछा। नहीं, बस मन नहीं है, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लकी को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं, उसने अपने आप से कहा और इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फ़ोन निकाला और डिम्पल को फ़ोन मिलाने लगा। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था तभी उसका फ़ोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से फ़ोन था। लकी ने पहचानने की कोशिश की लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर किसका था वो फ़ोन? कौन था जो लकी को इतनी रात को फ़ोन कर रहा था? क्या कभी कोयल को पता लग पाएगा कि उसकी हेल्प लकी ने की थी? लकी ने डिम्पल को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि इतने में उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। लकी ने उस नंबर को देखा लेकिन उसे याद नहीं आया कि यह किसका नंबर था। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने फ़ोन उठाकर बोला, हेलो लकी बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लकी ने जैसे ही उनका नाम सुना सबसे पहले उसने कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर दी। वो नहीं चाहता कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई भी सुने। नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है? और यह नंबर किसका है? लकी ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरा ऑफिस का नंबर था, लोग रात को भी उसी पर फ़ोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही मैं उसे बंद कर देता हूँ और इसे चालू कर लेता हूँ, काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, कहिए क्या बात है? लकी बाबा, रुस्तम डांगी का फ़ोन आया था। मैंने जब आज सुबह उसे फ़ोन किया था तो उसे बताया कि आप दिल्ली में ही है और गरीबी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उसे बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास कर ली है और आप अपने परिवार की सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सुनकर रुस्तम ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। काशीनाथ जी ने कहा। ये सुनते ही लकी की बोहें तन गई और उसने पूछा, मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे पता नहीं था कि आप यहीं पर है। तो वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहते हैं और आपको अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा रोब चलता है, काशीनाथ जी ने कहा। असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म का बिजनेस ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। यह एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते थे, लेकिन लकी की परिवार की रीत ही यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पार नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दारोमदार नहीं बनाया जाता था। ठीक है, मैं मिल लूँगा, लकी ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था और इतने सालों के बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए एक कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुँच जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊँगा। वैसे भी यहाँ पर मिलना ठीक नहीं होगा, लकी ने कहा। वो रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर ज़बरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे किसी ने रुस्तम के साथ देख लिया तो लोग उससे सवाल पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे और वो अभी कुछ दिन और यहाँ आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लकी बाबा, आप परिवार का हिस्सा है, आने वाले वक्त में आपको ही इसकी कमान संभालनी है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो यह नियमों के खिलाफ नहीं हो जाएगा। रुस्तम डांगी तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का इलाका ही देखते हैं, ऐसे में आपको उससे मिलने के लिए परेशान करना कहाँ तक ठीक होगा। मैं उसी को बोलता हूँ कि वही आपसे मिलने के लिए आए, काशीनाथ जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि लकी कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। नहीं काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं जब तक काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देख आऊँगा, घूम आऊँगा, लकी ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। हम ठीक है लकी बाबा,
आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं कि कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, लकी ने कहा और फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसने फ़ोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था कि इतने में फिर से काशीनाथ जी का फ़ोन आया। हेलो लकी बाबा, रुस्तम कह रहा है कि वो गोल्डन मैंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है। तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? काशीनाथ जी ने पूछा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, लकी ने कहा। उसके बाद उसने फ़ोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिम्पल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था। वो डिम्पल को वो सब कुछ दे सकता था जो वो उससे चाहती थी, लेकिन फिर भी डिम्पल उसके साथ नहीं थी। लकी को अपने लिए नहीं बल्कि डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पार कर लिया होता तो आज शायद डिम्पल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फ़ोन उठाया और डिम्पल का नंबर निकालने लगा। लेकिन मैं कहूँगा क्या, उसने अपने आप से पूछा। जब काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फ़ोन को वापस रख दिया और अपनी आंखों को बंद कर लेट गया। लकी को कब नींद आ गई थी उसे पता ही नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाज़ें सुनाई दी तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतने मशगूल थे कि वो भूल ही गए थे कि लकी अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, यह प्रशांत तो एक नंबर का गधा आदमी निकला। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या ज़रूरत थी? साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया, गर्वित ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा। हाँ, और लाड साहब यहाँ तक भी नहीं माने। भाई, पता है कि बारिश हो रही है तो मत जाओ ना। लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बैठाकर पूरे दिल्ली में अपनी बुलेट से फटाके फोड़ने हैं, हद है। प्रीतम ने कहा और बोतल में से पानी पीने लगा। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो, लकी सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो, अमित ने कहा और लकी की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। गर्वित और प्रीतम फ्रेश होने के लिए चले गए और अमित भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफ़ी साफ नजर आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस, सड़कें और मैदान सब धुल चुके थे। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरी रात ही चली थी। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब लकी ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लकी को झटके से उठाते हुए बोला, लकी, कोयल के साथ एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ उसके साथ? पास ही बैठे गर्वित ने कहा। प्रीतम, जो कि अमित की ओर देख रहा था, उसने उसके मज़े लेते हुए कहा, अबे तेरा डिपार्टमेंट रोशनी की प्रॉब्लम्स झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर गर्वित और लकी भी मुस्कुरा दिए। अबे तू 2 मिनट चुप रह, अमित ने कहा और लकी की ओर देखकर बोला, भाई, कोयल कल रात को बाइक से गिर गई, अमित ने कहा। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूरकर देखा लेकिन इस बात पर तो उसे भी हंसी आ गई थी। एक पल हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? लकी ने पूछा। अरे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल लिए और बस थोड़ी ही देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अमित ने कहा। अच्छा, फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल, प्रीतम ने फिर से उसके मज़े लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और जोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ से बाकी की क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लकी की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फ़ोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल लेकर गए। रोशनी और बाकी लोग तो सुबह जल्दी ही उससे मिलने के लिए अस्पताल में चले गए थे और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने लकी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग उसकी खबर करके आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो लेकिन उसका मन अच्छा है, अमित ने कहा और अपनी नज़र नीची कर ली। उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा,
चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अता करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लकी को देखा। वो अभी भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ भाई, तू नहीं आ रहा? अमित ने पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। अगर मैं आया तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और भी खराब हो जाएगी, लकी ने चुटकी लेते हुए कहा। वो उसके ना आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने उससे दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लकी भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलवाई और सीधा होटल गोल्डन मैंशन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने लकी के मुंह से होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुना तो वो चौंक गया। जिस हिसाब से उसने कपड़े पहन रखे थे, ड्राइवर को लग रहा था कि उस हिसाब से तो लकी सिर्फ वहां जाने का सपना ही देख सकता था। होटल गोल्डन मैंशन दिल्ली के सबसे बड़े होटल्स में से एक था। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीले शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही लकी गाड़ी से उतरकर होटल में गया तो उसने देखा कि वहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी और वो दरवाज़ा, जो उसे दूर से देखने पर काफ़ी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिलों जितना ऊंचा था। लकी उस दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे पहले ही आता हुआ देख लिया था और उसने भी उनकी नज़रों को भांप लिया था। उसने गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहां सूट बूट पहने हुए थे और लकी अपनी चप्पलों में ही उठकर चला गया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा, उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लकी ने फिर से अपना फ़ोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ी चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लकी ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लकड़ी पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई भला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लकी ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थी। उसकी शक्ल से ही वो काफ़ी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेज़र पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउज़र। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लकी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो गई। लकी भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने लकी को फटकारते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, लकी ने अपनी नज़र नीची करते हुए कहा, लेकिन उसकी नज़र बाज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर जा टिकी थी। लकी अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या क्या देख रहे हो? नॉनसेंस, लड़की ने फिर से पलटकर कहा। उसे एहसास हो गया था कि लकी की नज़रें अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। इस बार उसकी आवाज़ सुनकर लकी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगी थी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लकी ने ज़ोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा दिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे। उस लड़की ने नाकबोन सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढंक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफ़ेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सो सॉरी, लकी ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा, लेकिन इस बीच लकी का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया था। लकी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूर कर देखने लगी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? साले ठरकी कहीं के, लड़की ने गुस्से से कहा और लकी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। लकी की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई थी। वो लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ये सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उस ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देख वो घबरा गया था। अब आगे क्या होना था? क्या लकी अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था, या फिर रुस्तम दांगी उसे बचा लेगा? लकी की चीख की वजह से उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था। सफ़ेद रंग के सूती शर्ट के ऊपर खून के धब्बे गिरकर फैल गए थे।
लेकिन लड़की के मन में मलाल इस बात का नहीं था कि उसकी शर्ट पर खून फैल गया था। उसे मलाल इस बात का था कि लकी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इससे पहले कि लकी उसे अपनी ओर से कुछ समझा पाता, उस लड़की ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। लिफ्ट खड़ी थी और वो लड़की लिफ्ट के बाहर आ गई थी। लकी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक 2 गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की का शर्ट खून से सन गया था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहले तो इसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लकी को घूर कर देखा। ऊपर से नीचे तक देखने पर उन्होंने पाया कि लकी की शक्ल तो शरीफों की ही थी, लेकिन उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना बड़ा बदमाश था। क्यों रे, बहुत लड़कियां छेड़ रहा है? कहाँ से आया है तू, और घुसने किसने दिया रे तेरे को अंदर? एक गार्ड ने उसकी बाजू को और जोर से कसकर पकड़ा। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। जिस हालत में वो खड़ा था, उस हालत में वो उन लोगों से सिर्फ बात ही कर सकता था। सुनिए, आप गलत समझ रही है। मैं कोई बदमाश नहीं हूं और ना ही मैं आपसे साथ बदतमीजी कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून आने लगा और फिर उसमें इचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही है मैं वैसा आदमी नहीं हूं। इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लकी के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए थे। वो ये तो देख पा रहे थे कि लड़की को गुस्सा बहुत आ रहा था और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था, लेकिन उन्हें डर इस बात का लग रहा था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए एक गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लकी को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस को क्यों बुलाना, इसे तो हम ही ठीक कर देंगे। क्यों सुरेश? पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लकी की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली, नहीं, आप लोग इसे टच भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वही इससे निपटेगी। उस लड़की ने कहा और अपने पर्स में से फ़ोन निकाला और फ़ोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों आप पुलिस को परेशान कर रही हो? हम हैं ना, हम भी उतना ही अच्छा धोते हैं जितना कि पुलिस धोती है। दूसरे गार्ड ने कहा और फिर से लकी के सिर पर डंडा तान दिया। इतने में लकी चिल्लाया और बोला, नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं, कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डेफेमेशन का केस करूंगा। मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे। इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ, लकी ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए से एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं लकी और उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्या करें? पहले गार्ड ने कहा, मैनेजर को बुला। दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू किया। लकी और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लकी और उस लड़की का फ़ोन बज उठा। हेलो जी सर, हाँ मैं होटल में आ गई हूँ सर, लेकिन एक बदतमीज़ आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। लड़की ने लकी को घूर कर देखा और कहा, हाँ हाँ मैं भी आ गया हूँ। बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सॉर्ट आउट करके आ ही रहा हूँ, लकी ने कहा और दोनों ने एक ही वक्त में फ़ोन रखा। लड़की के लिए अब वहाँ रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसलिए लड़की ने लकी को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं हूं कौन। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लकी का एक फ़ोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढंक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फ़ोन अपने पर्स में डाला और वहां से निकल गई। लकी ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट चीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लकी ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लकी को देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सर 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया और लकी अपनी दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने को हुआ, वो गार्ड पीछे से बोला,
सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। लकी ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे उंचका दिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था, अचानक वो उससे माफ़ी क्यों मांग रहा था। जब लकी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपना सिर खुजाते हुए ही वहां से निकल गया। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतजार में वहां आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मैंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दे दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास है, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने ही वाले हैं तो आप ज़रा, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया और वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैनेजर वहाँ से निकला, वो लड़की वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। ये वही लड़की थी जिसके बाल लंबे थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम दांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वो क्या है ना, इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, दांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, उधर बैठ जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। दांगी ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और शर्मिंदा सा महसूस करके एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम दांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लकी के खाने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे ही उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसके सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर आइए, मैं रुस्तम दांगी। लकी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाने लगा। इसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लकी ने देखा कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनके कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयान कर रहे थे। ये सब लोग वो है सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं। सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लकी को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल है। आपका स्वागत है सर, सभी लोगों ने एक साथ एक ही सुर में कहा। उस लकड़ी ने जैसे ही लकी को वहां खड़ा देखा और उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके बॉस का भी बॉस होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लकी ने भी इतनी बड़ी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लकी को अपने जहन में सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लकी ने बाकी लोगों से नज़रें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि वो थोड़ा सा बदतमीज़ हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब की बार वो लड़की उसके देखने पर भी उसे कुछ कहने नहीं वाली थी। लेकिन अगले ही पल लकी को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसलिए उसने अपनी नज़र उस लड़की पर से हटाकर बाकी के लोगों पर टिका दी थी। प्लीज़ आप लोग सब बैठ जाए, लकी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। सर आप भी प्लीज़ बैठिए, रुस्तम ने कहा और लकी को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठने के लिए ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लकी के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर यह हमारी कंपनी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया, रागिनी लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ही लकी समझ गया था कि वो काफ़ी फीकी थी। उसमें लकी के लिए काफ़ी कड़वाहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने की लकी को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सर आप ज़रा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लकी ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसका जायका उसके मुंह में घुला, लकी का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों के बाद इतना अच्छा कुछ खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लकी के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी की छाप उभर आई थी। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वाह निकल गया।
उसके बाद तो जो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पते, अपनी जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी भी बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी ने भी आज ना जाने कितने दिनों के बाद जमकर खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फूल गया था। सर आपका हो गया और कुछ मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लकी को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने में मज़ा ही आ गया था। नहीं मेरा तो पेट भर गया है, लकी ने कहा। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूँ, रुस्तम ने कहा। वो भी लकी के इस ज़मीन से जुड़े एटीट्यूड से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लकी के पैर ज़मीन पर टिकने नहीं वाले थे, लेकिन जब उसने लकी को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उसने उससे बात की तो उन्होंने यही पाया कि लकी जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लकी जड़ों का आदमी था, इसलिए सब कुछ जोड़े रखता था। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लकी ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उधर रागिनी ने जब लकी को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लकी काफ़ी क्यूट था। लकी के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लकी की ओर देख रहे थे। लकी ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा तो 1:30 बजे बज गए थे। जैसे ही लकी ने घड़ी में टाइम देखा सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी, तभी लकी बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लगा और उसने तुरंत लकी से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है, मैंने पेट भरकर खाया, लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दे। वो सब एक ही पल में उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराज़गी एक ही झटके में ख़त्म हो गई थी। लकी यहाँ बैठकर भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी, खाना ख़त्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। अब आगे क्या होगा? क्या रुस्तम लकी को खाना पैक करने के लिए हाँ कर पाएगा या वो लकी को मना कर देगा? वो लकी जिसने अपने दोस्तों को पेट भर पानी पूरी भी नहीं खिलाई थी, क्या वो अपने दोस्तों को इतना अच्छा खाना खिला पाएगा? क्या लकी की इस सादगी का लोग फ़ायदा उठाएंगे?